सो बिफोर वी डू दीज ग्राफिकल क्वेश्चंस, ठीक है, हमें कुछ ग्राफ्स पता होनी जरूरत है, ठीक है, ताकि हम उनके लिहाज से उनको देखते हुए वी जस्ट वर्क आउट द प्रोपोर्शंस एंड देन वी कैन ड्रॉ। अच्छा, so the first of the graphs that you need to know is the y directly proportional to x वाला ग्राफ। y directly proportional to x वाला ग्राफ जो है वो दिखता है एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो दिस इज y एंड दिस इज x एंड यू विल सी दिस एज अ स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, और स्ट्रेट लाइन जो है वो आपकी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन भी हो सकती है, ठीक है जी। इट कैन ऑल्सो बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। ये कैसे निकालेंगे कि अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है या कि डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बट द फर्स्ट ऑफ द प्रोपोर्शंस दैट यू नीड टू रिमेंबर इज अ वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ग्राफ कैसे बनता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ऑन द ग्राफ ऑफ वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इफ यू गाइज आर स्टडीइंग मैथ्स या ओ लेवल्स में पढ़ी हो तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है जी। इट विल बी समथिंग लाइक दिस विद अ मिनिमम पॉइंट एंड दिस इज लाइक अ स्माइली फेस, ऐसा दिखेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स विल ओनली बी कंसर्न्ड अबाउट द पॉजिटिव वाला रीजन, तो मैं ये नेगेटिव वाला रीजन हटा, ठीक है जी। तो अक्सर वो बेशतर नेगेटिव वाले रीजन में नहीं घुसते, नेगेटिव एक्स में नहीं घुसे होते, तो दैट इज नॉट मच मोर ऑफ अ कंसर्न टू अस। और अगर मैं, ये तो था मिनिमम वाला कर्व, ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए मैक्सिमम पॉइंट एंड कमिंग डाउन लाइक दिस, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पॉइंट से भी इस तरीके से यूं आ सकता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मिनिमम वाला बनेगा, इसमें ये वाला शेप भी बन सकता है, ठीक है। और कौन सा शेप होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो हम कैसे निकालें, ठीक है। अलमा, अभी तक तुम्हारे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये वाले ग्राफ्स तो पता भी होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। ओके, अच्छा जी, अब आ जाते हैं, इसी को हम जो है वो थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। एंड दी थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्राफ इज एक्स स्क्वायर था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे वाई को स्क्वायर। व्हाट इफ आई स्क्वायर दी वाई वाला वेरिएबल, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसे दिखता है, उसका ग्राफ जो है वो कुछ हमें ऐसा दिखेगा। अच्छा, लेट मी जस्ट गेट द एक्सिस ऊपर से बार बार बताने का क्या फायदा, ठीक है जी। तो उसका ग्राफ जो है विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जैसे ये है पैराबोला इन दी वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के अराउंड ये पैराबोला बनता है, ठीक है जी। जब स्क्वायर उठा के दूसरी साइड पे ले जाओगे तो बेसिकली ये जो पैराबोला बनेगा ये अब एक्स एक्सिस में पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली एक पैराबोला ही है, बस अब ये लेफ्ट राइट डायरेक्शन में बनेगा बजाय उसके केवल अप आउट डाउन वाली डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। सो वाई स्क्वायर को अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स कर दोगे तो द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ऑब्वियसली नीचे कंटिन्यू करोगे नेगेटिव वाला रीजन तो वो ऐसे बनता है। बहरहाल हमारे नेगेटिव वाले रीजन में हम अक्सर बेशतर नहीं होते, तो दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ दैट यू नीड टू नो इज दिस ग्राफ, dy डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x या फिर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x वाला ग्राफ, ठीक है जी। ये कैसे बनता है, इसकी शक्ल जो है वो कुछ ऐसी होती है। इट इज समथिंग लाइक दिस। सो ना ये y एक्सिस को टच करता है और ना ये x एक्सिस को टच करता है, ये दोनों को टच करे बगैर यूं जा रहा होता है। It's literally going like this. This is neither touching the y-axis and neither is it touching the x-axis. ये y और ये वाला x वाला ग्राफ, ठीक है जी। एक्चुअली तो ये आपका फोर्थ काइंड ऑफ रिलेशन है। यू नीड टू नो द रेसिप्रोकल ग्राफ, ठीक है जी। मैं काम कर रहा हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस, पेस्ट दिस और इसी के साथ बनाऊंगा, ठीक है जी। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस एंड ये हमारा जो है वो इस तरीके से है। अच्छा, इसी को वन स्टेप अगर हम आगे ले जाते हैं तो वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर या फिर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। उसका ग्राफ भी मोर और लेस ऐसा ही बनता है, ठीक है जी। बस डिफरेंस क्या होता है दोनों में, डिफरेंस दोनों में ये होता है कि ये वाला जो ग्राफ होता है ये ज्यादा स्टीप होता है, ठीक है जी। बट शेप ऑफ द ग्राफ की बात करोगे तो शेप ऑफ द ग्राफ जो है वो एक ही जैसा होता है। दीज आर 5 काइंड्स ऑफ ग्राफ्स
that you need to know and remember for us to be able to solve these kinds of questions. कौन कौन से? y directly proportional to x, straight line graphs. y is directly proportional to x square वाला ग्राफ वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो या तो मिनिमम कर्व होगा या तो मैक्सिमम कर्व होगा. फिर y स्क्वेयर, अगर मैं जो हूं 5 और 4 में नॉन डिफरेंस, 5 और 4 में बस डिफरेंस ये है कि ये वाला ग्राफ ज्यादा स्टीप होगा, इसकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी उससे, लेकिन शेप ऑफ द ग्राफ इज मोर और लेस द सेम. शेप ऑफ द ग्राफ इज अ रेसिप्रोकल कर्व ही. ठीक है. सो यस, नेगेटिव वाले रीजन अगर देख रहे हो तो नेगेटिव वाले रीजन में फर्क आता है, लेकिन नेगेटिव वाले रीजन की हमारी बात नहीं है, तो इन दोनों के पॉजिटिव वाले रीजन में द ग्राफ इज मोर और लेस द सेम शेप. ठीक है अलमा. अच्छा, और अगर हमारे पास y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दी y एक्सिस. ठीक है जी, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं अब्दुल्ला, मैंने सिर्फ ये डिस्कस किया अभी तक कि कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आपको पता नहीं जरूरत है. ठीक है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यू शुड रिमेंबर दैट दीज आर स्ट्रेट लाइंस. या तो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी या तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी. ये कैसे निकालेंगे, कौन सी चीज है, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर. फिर आपका दूसरा टाइप ऑफ ग्राफ जो आपको याद रखना है वो है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर. वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिनिमम या मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, मिनिमम कर्व या मैक्सिमम कर्व. फिर आपके पास y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है. इट इज, अब जैसे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस तरह से ये पैराबोला बनता है. ठीक है जी, ये बन रहा था इन द y एक्सिस के अराउंड पैराबोला बन रहा था. तो जब मैं यहां से स्क्वायर उठा के इधर ले जाता हूं तो बेसिकली ये अब x एक्सिस के अंदर पैराबोला बनना शुरू हो जाएगा. ये अब x एक्सिस के अंदर पैराबोला बन रहा है. ठीक है, वी आर ओनली कंसर्न विद द पॉजिटिव रीजन, सिर्फ मैं ये पॉजिटिव वाले रीजन बना रहा हूं. ठीक है, ग्राफ्स की आपको शेप याद रखनी है कि वो कैसे बने. अच्छा, फिर आपके पास क्या है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x. वो एक रेसिप्रोकल कर्व है. रेसिप्रोकल ना y एक्सिस मिलेगा ना x एक्सिस मिलेगा, ये यूं इस तरह से बनता है. फिर इसी तरह के पास y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर वाला कर्व है, जो भी रेसिप्रोकल कर्व ही है. ठीक है जी, इट इज आल्सो अ रेसिप्रोकल कर्व काइंड ऑफ थिंग. अच्छा, ये हो गए आपके 5 ग्राफ्स. इसके अलावा आपको क्या पता होने की जरूरत है, आपको 2 और ग्राफ्स जो है वो पता होने की जरूरत है, तो वो मैं इधर बना रहा हूं. दे आर नॉट एज मच इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो एटलीस्ट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, बट ये है कि कभी कभार कंपोनेंट्स निकालते हुए इसका सवाल आ जाएगा. तो वो वाला ग्राफ क्या है, वो वाला ग्राफ है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन x वाला ग्राफ. ठीक है जी, कि अगर हमें साइन वाला ग्राफ चाहिए हो तो साइन वाला ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनता है. ठीक है, द साइन वाला ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, जहां पे ये 90 डिग्री होगा. दिस इज, अच्छा ये बोलते हैं हम साइन थीटा बोल देते हैं. ठीक है, लेट्स जस्ट टेक थीटा वाला पर्सपेक्टिव ताकि सबको समझ में आ जाए. तो ये भी थीटा हो गया. ठीक है जी, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, एंड दिस इज अ 360 डिग्री. एज यू माइट हैव स्टडीड इन मैथ्स ऑलरेडी, दिस इज अ साइन थीटा वाला ग्राफ, ऐसे बनता है ये. ठीक है जी, एंड इसके अलावा यू नीड टू नो वन अदर काइंड ऑफ ग्राफ, and that is the cos theta वाला ग्राफ. और वो कैसे बनता है, वो बनता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos theta. ठीक है जी, और cos theta का आपका यू बनेगा ग्राफ. कैसे बनेगा वो, इट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो 180 पे मिनिमम, 0 पे मैक्सिमम, 90 पे 0, 270 पे 0 एंड 360 पे मैक्सिमम. ठीक है, तो साइन का इज लाइक अ टिपिकल वेव, बट कॉस का जो है वो मतलब बेसिकली यहां से शुरू होता है और फिर एक उस पे खत्म होता है, मैक्सिमम से शुरू होता है और मैक्सिमम पे खत्म होता है. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड कॉस. बेसिकली 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है. बहरहाल फेज डिफरेंस है, मैं इतना नहीं पढ़ना. और ये जो 2 ग्राफ्स है ये कोई खास से इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ 1-2 सवाल आए हुए इनके, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ. क्या चीज याद रखनी है, मेनली इन एएस आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा का शेप क्या है फ्रॉम 0 to 90. अगर आपको मैथ्स नहीं पता या मैथ्स नहीं पढ़ी भी अभी आपको तक, आपको ये रखना याद रखना मुश्किल है. सो बस 0 to 90 वाला शेप याद रख लो कि इट्स समथिंग लाइक दिस. और cos थीटा का जो है वो 0 to 90 ऐसा शेप बनता है. ठीक है, so just remember this. बाकी अब हम अपने ग्राफ शुरू करें. ओके, नाउ अब सब ऑनलाइन ही हो. आई वांट एवरीवन टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ठीक है, अपने पास एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड कीप इट एट इजी एक्सेस फॉर यू. ठीक है, ताकि जब हम एक रिलेशनशिप वर्कआउट कर ले तो आप लोग फिर मुझे ग्राफ की शेप बता सकें. ठीक है, सब जब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अपने पास कहीं इजी एक्सेस पे रख लो कि मैं उसको देख सकूं जब मैं पूछ रहा हूँ कोई चीज, तो फिर मुझे बताओ. अब आ जाते हैं इस पे. द डायग्राम शोज अ फोर्स F. P is the horizontal component of F at an angle of theta to F.
P जो है वो F का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, विच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद थीटा ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ P। तो P को अगर मैं लिखना चाहूं, P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा F cos थीटा। ठीक है जी, अगर F cos थीटा है P, तो कैन यू टेल मी विच ऑफ दीज ग्राफ्स विल बी इट। हमने अभी देखा था कि cos थीटा वाला ग्राफ होता है मैक्सिमम 0 पे होता है और 90 पे 0 होता है। ठीक है, सो इनमें से cos थीटा वाली ग्राफ कौन सी वाली ग्राफ आपको नजर आ रही है, विच ऑप्शन शुड इट बी। P का अगेंस्ट थीटा, P का अगेंस्ट थीटा वाला ग्राफ, इट मस्ट बी फॉलोइंग अ cos थीटा वाला ग्राफ। तो वो कैसा है, दैट इज मैक्सिमम पे 0। चलिए मैं दोबारा समझाता हूँ। बेसिकली अलमा देखो, बेसिकली मेरा काम क्या है इसमें, व्हाट इज द अप्रोच विद दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की अप्रोच ये होगी कि आई ट्राई टू वर्क आउट सम रिलेशनशिप बिटवीन वॉट एवर ग्राफ दे हैव गिवन। ठीक है, तो उन्होंने मुझे पी और थीटा का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये कर रहा हूं कि मैं पी और थीटा को पहले निकाल लूं कि इन दोनों का लिंक क्या है। ठीक है, हाउ आर दे लिंक्ड टुगेदर। अब मैंने जब वो लिंक निकाला तो आई फाउंड आउट के पी इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा नाउ f तो कांस्टेंट है, वॉट एवर दिस f इज, दिस इज अ कांस्टेंट, राइट। सो कैन आई से p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। अच्छा, अब अगर मैंने ये कह दिया p जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है cos थीटा के, तो p और थीटा का ग्राफ कैसा बनना चाहिए, इट शुड बी ऑफ द फॉर्म cos वाली ग्राफ की जो है। तो cos वाले ग्राफ को अगर जाके देखोगे तो वो कुछ ऐसा बनता है, 0 पे मैक्सिमम, 90 पे 0 एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब इफ यू लुक एट दीज ग्राफ्स, इसमें देखोगे सिर्फ ग्राफ ए जो है वो ये बता रहा है 0 पे मैक्सिमम, 90 पे 0। ठीक है, बाकी देखो कोई भी ग्राफ जो है वो cos थीटा वाली ग्राफ नहीं है, वो कोई और ग्राफ। डू यू गाइज अंडरस्टैंड दिस मेथड नाउ। ठीक है अल्मा, क्लियर हुआ। वो स्क्रीनशॉट अपने पास अब सामने रखोगे सब। ठीक है, अब मैंने एक चीज करके दिखा दी, अब आई विल बी ट्राइंग टू वर्क आउट विद यू क्या प्रोपोर्शन हो गए। अब्दुल्ला बिल्कुल सही आंसर दिया था। मीरजैन समझ में आ रहा है ना। इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है जी, आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले, an object is thrown into the air, which graph shows the gravitational potential energy of the object varies with height h above the ground। हमें निकालना है रिलेशनशिप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड हाउ डज इट वेरी विद द हाइट h अबव द ग्राउंड। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, आई होप एवरीवन नोज। अच्छा, ईपी लिखा हुआ है तो मैं उसको ईपी ही लिख रहा हूं। ईपी क्या है, ईपी होता है mgh, राइट। नाउ यू लुक ओवर हियर, एम और जी क्या है, एम और जी कॉन्स्टेंट्स है। So if m and g are constants, wouldn't EP become directly proportional to h? EP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h हो जाएगा। तो मुझे बताओ कौन से दो ऐसे ग्राफ हैं जो मैं सबसे पहले कैंसिल आउट कर दूं, वो वाली शेप नहीं हो सकती है। सी डी, परफेक्ट, आई विल कैंसिल आउट सी एंड डी। अब या तो इन दोनों शेप्स में से कोई एक चीज होगी। ओके, नाउ हाउ टू डिसाइफर कि इन दोनों ग्राफ्स में से क्या होगा। ठीक है, जो मैंने आपको दो पढ़ाए हुए हैं उनमें से क्या होगा, यू नीड टू थिंक लॉजिकली ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट के बारे में सोचना होगा लॉजिकली। ठीक है जी, अच्छा बेसिकली हुआ ये था कि ऑब्जेक्ट को हमने उठा के हवा में फेंका। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट था, इसको हमने उठा के हवा में फेंका, राइट। अच्छा, जब ये हाइट इक्वल्स टू 0 पे होगा तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होनी चाहिए। When it is at a height of 0, what would the value of gravitational potential energy be? 0, एग्जैक्टली mgh में 0 उठा के डालोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, और ने यही बोला हुआ है हाइट h अबव द ग्राउंड। तो जब आपकी हाइट h अबव द ग्राउंड ही 0 है तो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 आनी चाहिए। ठीक है, अक्सर ओवेशतर ये जो पॉइंट होगा ये देखने का कि ये वाला ग्राफ होगा कि ये वाला ग्राफ होगा, वो ये वर्कआउट करना होगा कि इस चीज के ये जो एक्स एक्स पे जो चीज जो 0 हो जाती है उस पे दूसरी वाली वैल्यू क्या होती है, और वही सबसे आसान पॉइंट होता है ढूंढने के लिए। तो इसमें देखो हमने देखा भाई हाइट 0 पे कैसी होनी चाहिए, हाइट 0 पे कोई पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो हमने देखा हाइट 0 पे ऑब्जेक्ट की अगर हाइट जो है वो ग्राउंड से मेजर की जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी 0 एंड देयरफॉर ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर एंड बी इज आल्सो रॉन्ग। सबको समझ में आ रहा है ये वाला मेथड। ओके जी, अब्दुल्ला को तो समझ में आ रहा है। ओके जी, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ।
अभी मैं आसान आसान बात करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें तो फॉरन एक फॉर्मूला लगा के डेरिवेशन हो रही है, ठीक है। अभी कुछ और मुश्किल सवाल भी हैं इसके। अ वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड टू इंश्योर दैट अ कांस्टेंट पावर इज सप्लाइड टू अ ट्रेन, which graph best shows the variation of the force F applied with the velocity of the train? तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें फोर्स आती है, पावर का भी कहीं ना कहीं से लिंक है और वेलोसिटी का भी कहीं ना कहीं से लिंक है? हैव वी स्टडीड अ फॉर्मूला जिसमें पावर, फोर्स और वेलोसिटी तीनों आती हैं? कोई ऐसा है फॉर्मूला? पावर इक्वल्स टू एफ वी। परफेक्ट। अब हमें क्या निकालना है? हमें फोर्स और वेलोसिटी का लिंक निकालना है, ठीक है। सो बेसिकली द फोर्स इज इक्वल्स टू पावर अपॉन वेलोसिटी, ये कह सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात देखो, उन्होंने आपको क्या बोला? उन्होंने बोला आपको आपकी कांस्टेंट पावर है। अगर आपकी पावर कांस्टेंट है तो पावर बेसिकली कांस्टेंट हुई एंड फोर्स इज नाउ फॉलोइंग दिस प्रोपोर्शन विद वेलोसिटी। तो फिर अब इन चारों में से कौन सा ग्राफ होगा? ए होगा। डज एवरीवन एग्री विद अब्दुल्ला? सबको जो ग्राफ्स की शेप करवाई है मैंने उनमें से ए आ रहा है एंड दोनों करेक्ट हो, बिल्कुल ए ही होगा, रेसिप्रोकल वाला ग्राफ फॉलो होगा, ठीक है। सो वी डिड दिस, रेसिप्रोकल वाला ग्राफ आपको फॉलो हो रहा है, दिस इज लाइक दिस। अब आ जाते हैं, पहले थोड़े से और बेसिक सवाल ही करते हैं, फिर जरा उस पर चलते हैं। हाँ, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। A ball is dropped from rest and falls towards the ground. Air resistance is negligible. Which graph shows the variation with speed of the? अच्छा, speed है with the height। अच्छा, ये नहीं, ये वाला तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सबके लिए, ये वाला करते हैं, ठीक है जी। फिर मैं बारी बारी ये मुश्किल सवाल करना शुरू करता हूँ। पहले ये वाला आसान एक और कर लेते, फिर करते। अच्छा, objects with different masses are placed on the horizontal surface of a table. The objects are then raised to different heights above the table. The gain in gravitational potential energy of each object is the same. Which graph best shows the variation of the height h of the objects above the table with their mass m? Gravitational potential energy, height h, mass m। एक ही फॉर्मूला आता होगा दिमाग में, gravitational potential energy equals to mgh। अच्छा, अब लिंक किसका निकालना चाह रहे हैं? h और m का, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है? गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम है, यानी ये चीज कांस्टेंट है। तो हम जो है वो हाइट को अगर सब्जेक्ट बना लें और उसके टर्म्स में m निकालना चाहें तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन ये mg, नीचे चल जाएंगे, राइट। अच्छा, अभी उन्होंने बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द सेम, यानी कांस्टेंट है, तो दिस थिंग इज कांस्टेंट। g तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो अगर हम इन दोनों कांस्टेंट्स को हटा के वी ब्रिंग इन दी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो ये ऐसा हो जाएगा, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। तो कौन सा ग्राफ होना चाहिए? सो यस, दोनों ने सही आंसर दिया, यू गाइस आर करेक्ट, द रेसिप्रोकल वाला ग्राफ जो है वो फॉलो होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, नॉट ऑन दिस, ये वाला थोड़ा मुश्किल पड़ेगा अभी, आई एम गोइंग टू डू दिस वन पहले। Okay. Now, a steel ball is falling at constant speed in oil. A steel ball is falling at constant speed in oil. Which graph shows the variation with time of the gravitational potential energy and the kinetic energy of the ball? यानी gravitational potential energy का टाइम के साथ निकालना है और kinetic energy का टाइम के साथ निकालना है। Okay. सबसे पहले तो ये बताओ, just using this piece of information, I can cancel out certain answers. कौन कौन से answers मैं यहाँ से cancel out कर सकता हूँ? Okay, so how am I going to cancel out the answers? उन्होंने मुझे बोला है constant speed. Constant speed का मतलब क्या हुआ? Kinetic energy is constant. Half mv square is not increasing, not decreasing. It will also be constant because your velocity is constant. तो इन ग्राफ्स में से जिस भी ग्राफ में kinetic energy constant नहीं दिखाया हुआ, वो सारे ग्राफ्स गलत हो गए, यानी C and D are wrong. Clear सबको? Therefore I am cancelling out C and D, ठीक है। EK वाला इसमें यूं दिखाया गया है और EK इसमें जो है वो स्ट्रेट लाइन यूं दिखाई गई है। These two are wrong, ये वाले जो कांस्टेंट EK दिखा रहे हैं बिल्कुल सही दिखा रहे हैं, ठीक है। सबको समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, फिर हमसे पूछ रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का विद टाइम हमने लिंक निकालना है, ठीक है। अच्छा, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने विद टाइम लिंक निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो होती है mgh। अब मसला क्या है?
ये mgh में तो टाइम तो कहीं आता नहीं है, तो कैसे लिंक निकाले? तो फिर हमें इसको किसी ना किसी तरह और तरीके से करना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कांस्टेंट स्पीड, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस केस में वो डिस्टेंस हाइट h है और स्पीड v। नाउ बेसिकली अगर मैं हाइट का फॉर्मूला निकालना चाहूं जो मैं डिस्टेंस इधर बोल रहा हूं, तो वो बेसिकली जाएगा vt, ऐसा ही होगा, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। आई नीड टू मल्टीप्लाई वेलोसिटी बाय टाइम टू गेट द डिस्टेंस डी। अब मेरे पास डिस्टेंस डी आ गया या हाइट h आ गई, तो अगर मैं इधर रख दूं mg और h क्या है, h इज vt and this is equals to the gravitational potential energy। तो you see constant speed, मास वैसे ही कांस्टेंट होगा, g वैसे ही कांस्टेंट होगी, तो ये तीनों चीजें कांस्टेंट। तो ep का रिलेशनशिप क्या आ गया? ep का रिलेशनशिप आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो अब इन दोनों ग्राफ में से कौन सा वाला ग्राफ होगा? बी होगा। मीर्जा समझ में आया बी क्यों होगा? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इसलिए किया क्योंकि देखो इधर हाइट थी, हाइट के साथ तो लिंक नहीं बनाना है मुझे, मुझे तो टाइम के साथ लिंक बनाना है। तो मुझे किसी ना किसी तरह टाइम को लाना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में, ठीक है। अब उन्होंने बोला कांस्टेंट स्पीड, जब कांस्टेंट स्पीड होती है तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, राइट? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हाफ at स्क्वायर क्या हो गया? हाफ at स्क्वायर आपका जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट स्पीड है। तो s इक्वल्स टू ut यानी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हाइट ले लो और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और टाइम t, ठीक है। समझ में आ रहा है मीरजैन? समझ में आया? यस, ओके। तो अब जरा चलते हैं थोड़े से और मुश्किल सवाल पे। बिफोर आई डू दैट आई वांट टू डू दिस विद यू। The resultant force F on a raindrop of mass m falling vertically with velocity v is given by the equation F equals to mg minus kv square। ये resultant force है, ठीक है जी, of a raindrop of mass m falling vertically with velocity v is given by the equation where k is a constant and g is the acceleration of free fall। The falling raindrop eventually reaches terminal velocity, ठीक है। Which graph shows the variation of the terminal velocity of the raindrop with the mass। तो हमें वेलोसिटी का ग्राफ चाहिए है अगेंस्ट द मास, और हमें ये इक्वेशन बताई भी ऑलरेडी, ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करनी। अच्छा, नाउ सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जब कोई चीज अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाती है वो क्यों पहुंचती है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पॉइंट? टर्मिनल वेलोसिटी क्या थी? नो अब्दुल्ला, टर्मिनल वेलोसिटी वाज नॉट वेट इक्वल्स टू नेट फोर्स। अल्मा इज करेक्ट, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट वो तो बात सही है, कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन फोर्सेस के अगर मैं बात करूं, फोर्सेस के बारे में बात करूं, तो फोर्सेस के बारे में क्या था? वो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है? Why did the velocity net force equals to zero? Perfect अल्मा, अब्दुल्ला मिक्सअप कर दिया। जब कोई भी चीज टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचेगी तो उसकी रिजल्टेंट फोर्स, उसकी नेट फोर्स क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी जीरो। So putting zero over here, I see zero will equals to mg minus kv square, ठीक है जी। अब मुझे वेलोसिटी का और मास का जो है वो लिंक निकालना है, तो मैं इस माइनस वाली चीज को उधर भेज रहा हूं पूरा पूरा। तो दिस बिकम्स के वी स्क्वायर विल इक्वल्स टू mg, ठीक है। और वेलोसिटी अगेंस्ट मास निकालना है, तो एक काम और कर लेते हैं, हम कर लेते हैं वेलोसिटी स्क्वायर विल इक्वल्स टू m इंटू mg अपॉन के, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या बोला है उन्होंने? बोला है के इज अ कांस्टेंट एंड जी इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो हमें यह पता चल गया कि भाई जी भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। सो देयरफॉर वी वर्क आउट द रिलेशनशिप v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अगर v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, तो विच ग्राफ डू यू थिंक जो हमने पढ़े में है इन उसमें से कौन सा आंसर होगा? v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है अब्दुल्ला, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m यानी y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है अल्मा, वेरी गुड। y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x वाला ग्राफ है, ठीक है। दिस इज y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। दैट ग्राफ वाज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दी
एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सो बेसिकली दिस शुड बी आइदर सी और डी, क्योंकि वही दो चीजें आ रही हैं, ठीक है। हमने जो शेप पढ़ा था ऐसा वाला शेप, ऐसा वाला, दैट इज बीइंग शोन इन सी एंड डी। बट वेलोसिटी वाज आल्सो कांस्टेंट, नो। यस अल्मा यू आर करेक्ट। 2 मिनट दो तो मैं जरा सारी चीजें एक्सप्लेन करूं। अच्छा, ए और डी ये गलत। अच्छा अल्मा यू आर करेक्ट, द वेलोसिटी वाज कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन बेसिकली देखो, ये जो कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी है ये वेरी की जा रही है विद द मास। बेसिकली ये होता है कि ये कोई छोटा सा मास, रेन ड्रॉप का छोटा सा मास था, उसको फेंका, वो भी कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी में आ गया, राइट। फिर बड़ा वाला मास को फेंका, वो भी कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन उन दोनों की जो कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटीज होंगी, अगर इसकी 2 है तो मे बी फॉर एग्जांपल इसकी 4 हो, तो वो जो ये जो हर मास की टर्मिनल वेलोसिटी डिफरेंट होगी, वो उन्होंने यहां पे ये प्लॉट की, ठीक है। सो दे ऑल रीच ए कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन जब मैं मास के साथ रिलेशनशिप देख रहा हूं, तो एक छोटा रेन ड्रॉप एक बड़े रेन ड्रॉप से अलग टर्मिनल वेलोसिटी पे कांस्टेंट पे आके रुकेगा, ठीक है। अल्फा समझ में आ रहा है? सो इट्स द वेरिएशन ऑफ दैट, ओके। अच्छा अब देखो, हाउ टू चूज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो अब हमें देखना पड़ेगा, हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि क्या होगा, ठीक है। सो एक ऐसा पॉइंट हमें क्या ढूंढना पड़ेगा। ओके नाउ इफ यू सी ऐसी इसमें देखोगे, मैंने कहा था हम जीरो वाला पॉइंटर देखेंगे, ठीक है। अब अगर देखोगे बी और डी सी में, हमें यह सिलेक्ट करना है कि जीरो मास पे जीरो टर्मिनल वेलोसिटी होगी, या जीरो मास पे कम सम टर्मिनल कुछ वैल्यू ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो व्हाट डू यू थिंक, जब आपका मास जीरो होगा, आपकी टर्मिनल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए या शुड बी सम वैल्यू? जब मेरा मास ही जीरो हो गया, तो क्या कोई सेंस बनता है कि मैं टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बात भी करूं? भाई जब एक रेन ड्रॉप का मास ही नहीं है तो नीचे क्या गिर रहा है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कैसे आएगी, राइट? सो इफ देन देयर इज एब्सोल्युटली नो मास, आई शुड बी हैविंग नो टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। सो देयर इज नो टर्मिनल वेलोसिटी, सो बेसिकली इट शुड बी। जब कोई मास ही नहीं है, हाउ आर यू गेटिंग अ टर्मिनल वेलोसिटी? ऐसा कैसे हो सकता है? जब कोई मास नहीं है, सो यू शुड बी गेटिंग अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ जीरो एज वेल। फिर जैसे जैसे मास बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे टर्मिनल वेलोसिटी इस रिलेशनशिप को फॉलो करती हुई बढ़नी चाहिए। समझ आ रहा है सबको? अच्छा जी, आ रहा है। अच्छा देन लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ओके, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है जी। विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ द मोमेंटम p ऑफ द कार विद डिस्टेंस s ट्रेवल्ड बाय द कार, ठीक है। सो अब हमें निकालना है मोमेंटम का ग्राफ विद डिस्टेंस s। ओके, we've never drawn this graph, हमें ये नहीं पता स्ट्रेट लाइन है क्या है क्या नहीं, ये कैसे निकालेंगे? we need to work out the equation क्या बन रही। ओके, मोमेंटम, you guys know that momentum was mass into velocity, राइट? अच्छा अब क्वेश्चन में कुछ बातें आपको और भी दी हुई हैं। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। ओके, गुड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं वेलोसिटी और डिस्टेंस का लिंक निकाल सकता हूं? मुझे इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी हुई है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दी हुई है, कोई ऐसा कोई फॉर्मूला आ रहा है दिमाग में जिसमें आप वेलोसिटी निकाल सकते थे, उसमें इनिशियल वेलोसिटी भी आती थी, उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन भी आती थी, उसमें डिस्टेंस भी आता था? कोई याद आ रहा है कोई फॉर्मूला ऐसा? थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, v स्क्वायर विल इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, रेस्ट पे हो आप तो यानी u स्क्वायर क्या हो गया, u स्क्वायर जीरो हो गया, रेस्ट पे थे, v स्क्वायर विल इक्वल्स टू 2, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 2as। अच्छा मजे की बात, आपका जो ये 2a है, जरा ये क्या है, ये हो गया कांस्टेंट, राइट? या बल्कि ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं एंड लेट्स टेक आउट v ही इधर से, रूट ऑफ 2a ऐसा, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा अब मैं ये v की जगह यहां उठा के डाल रहा हूं। सो मोमेंटम विल इक्वल्स टू मास इनटू रूट ऑफ 2as। अच्छा अब ये रूट हटाने की कोशिश करते हैं, तो रूट जब हटाओगे तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लगाओगे तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, विल इक्वल्स टू m स्क्वायर, और रूट पे स्क्वायर लगेगा तो वो खुल के सिर्फ वो रह जाएगा, तो 2 इंटू a इंटू s। अच्छा मजे की बात, मोमेंटम और डिस्टेंस का निकालना है। मास अगर कांस्टेंट है तो मास स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, 2 तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, और एक्सेलरेशन भी उन्होंने बताई हुई थी कि कांस्टेंट है। सो दीज थ्री थिंग्स नाउ कम टर्न आउट टू बी कांस्टेंट्स,
एंड देयरफॉर आपका रिलेशनशिप आ जाता है p स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। सो कौन सा ग्राफ होना चाहिए? A, it should be a y square directly proportional to x वाला ग्राफ। Any problems with this question? समझ में आया? A ball is dropped from rest and falls towards the ground. Air resistance is negligible. ठीक है जी। Which graph shows the variation with speed of the height of the ball above the ground? अच्छा, स्पीड का रिलेशनशिप निकालना है विद हाइट, और ने बोला है बॉल को जो है वो हमने रेस्ट से छोड़ा है और वो अब नीचे गिर रही है। तो जरा आप ये स्पीड और हाइट का जरा ग्राफ बना लें। कुछ दिमाग में आ रहा है ये स्पीड और हाइट कैसे लिंक करें भाई? एक बॉल जो हवा में से गिर रही है उसका स्पीड और हाइट कैसे लिंक करें? गिवन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। चलो, दैट इज वैलिड पॉइंट, आई एग्री विद दैट। थर्ड इक्वेशन भी इस्तेमाल हो सकती है, और एक चीज भी इस्तेमाल हो सकती है जो मेरे दिमाग में घूम रही थी। सो थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल हो सकती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, अब नाउ व्हाट डू यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि सबसे पहली चीज तो ये है कि इट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो यानी उसका मतलब क्या है? यू कैन टेक u स्क्वायर टू बी 0, तो v स्क्वायर विल इक्वल्स टू 2as। अच्छा जी, ए रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो g आपको पता है कांस्टेंट हो जाता है, राइट? अच्छा जी, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपको पता है भाई ये दोनों चीजें भी कांस्टेंट आ गई हैं, सो देन v स्क्वायर बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। अच्छा, अभी ये नहीं बताया, अभी हमारे पास ये नहीं आया कि ये जो है, थोड़ी देर रुकना, ठीक है? अगर अच्छा सबसे पहले तो बताओ, ये रिलेशनशिप आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x s। तो विच टू ग्राफ्स मस्ट बी द आंसर्स? विद दो, कौन से दो ग्राफ्स हैं जो हमें अभी तक लगेंगे कि आंसर्स होने चाहिए, और बाकी दो ग्राफ्स कौन से कैंसिल आउट करूं यूजिंग दिस रिलेशनशिप, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x वाला रिलेशनशिप। CD आंसर्स, वेरी गुड। अच्छा, नाउ अब अगर देखोगे इधर, तो जस्ट रिमेंबर कि हाइट जो है वो y एक्सिस पे है और v जो है वो x एक्सिस पे, ठीक है? सो इधर मिक्सअप नहीं कर देना, बस इसको एक डिफरेंट तरीके से उल्टा करके लिख दो कि s इज b स्क्वायर। तो यानी आपका जो ग्राफ बनेगा वो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है जी? तो इन दोनों, ये जो ग्राफ्स हैं ये दोनों के दिखा रहे हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर वाला ग्राफ, बाकी ऊपर दो जो स्ट्रेट लाइंस दिखा रहे हैं वो गलत हो। अच्छा, अब आपने जरा अंदाजा लगाना पड़ेगा कि जब एक चीज 0 होगी तो दूसरी चीज क्या होगी, वो हमें देखना है। अच्छा, ऑब्वियसली बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं कहीं हाइट से, दे हैव ड्रॉप्ड द बॉल फ्रॉम सम हाइट, ठीक है जी? और उन्होंने बताया जब आपकी हाइट, जब आपने बॉल को जैसे ही ड्रॉप किया आपकी वेलोसिटी थी 0, जैसे ही आपने बॉल को ड्रॉप किया तो आपकी वेलोसिटी 0 थी। तो जब मेरी वेलोसिटी 0 थी, was I at a height 0 or was I at a height somewhere above 0? When I was dropping the ball, was I at height 0, जब मेरी velocity 0 थी, या मेरी height कुछ थी? And the answer to that is given by Alma। भाई देखो, जब आपने ड्रॉप किया तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी हाइट पे होगे ना, जब भी तो रेस्ट से छोड़ा, तो जब आप रेस्ट पे छोड़ रहे थे, you were at some height above the ground, right? So therefore it must be C। स्पीड 0 पे आपकी हाइट 0 नहीं थी, यू हाइट अबव द ग्राउंड कुछ थी, तो तब आपने छोड़ा तो उसकी स्पीड 0 से आते छोड़ा, और फिर ये हाइट डिक्रीज होती गई, स्पीड इंक्रीज करती गई, ऐसे जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है? सो दिस इज द आंसर टू दैट। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेट वे क्या होता कि आप ये कहते, भाई देखो, यू हैड सम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब आप कहीं ना कहीं से ड्रॉप कर रहे थे, और तमाम की तमाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थ्रू आउट द मोशन काइनेटिक एनर्जी बन रही थी। क्यों? बिकॉज एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल थी। तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गई है, तो जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल थी वो आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी में बनती जाएगी, राइट? एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट तो आपको कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। सो देयरफॉर आई कुड हैव आल्सो यूज्ड दिस अप्रोच कि भाई आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, राइट? अब mgh क्या, ये ग्रेविटेशनल एनर्जी mgh हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो जाती है, राइट? हमें रिलेशनशिप निकालना है h का v के साथ, तो h को अगर सब्जेक्ट बना लोगे तो ये बन जाता है हाफ। अच्छा, एक काम करते हैं, यहां से m और m कैंसिल हो रहे हैं, m और m पहले कैंसिल कर देते हैं, एंड देन यू सी h विल इक्वल्स टू 1/2g into v स्क्वायर, राइट? एंड देन यू सी ये पूरी चीज तो कांस्टेंट आ रही है, तो ये हटा देते हैं, तो आपको नजर आता है ओ हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। एंड देन यू जस्ट हैड टू अगेन लुक एट योर पॉइंट कि जब आपकी जो आपने रेस्ट पे से छोड़ा था
ठीक है, तब आपकी हाइट क्या थी, 0 होनी थी या कोई वैल्यू होनी थी, तो हमें पता चल गया कोई ना कोई वैल्यू होनी थी, सो देयरफॉर द आंसर मस्ट बी सी। ठीक है, मीरजैन और अब्दुल्ला को समझ में आ रहा है, अलमा ने तो वर्कआउट कर लिया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्लियर हो रही है चीजें, ये करते हैं। A bungee jumper jumps off a high bridge when attached to it by a long elastic rope which obeys Hooke's law. The gravitational potential energy of the jumper is measured relative to the lowest point reached by the jumper. ठीक है, यानी जिस जो लोएस्ट पॉइंट जो ये रीच करता है, मतलब जब कूदा, और बंजी ऑब्वियसली बंजी में बेसिकली ये है कि ये बंदा जो है वो सपोज करो किसी क्लिफ से कूदा है, और कूदा है जब, तो बंजी जैसे जैसे एक्सटेंड होती गई तो उसने एनर्जी स्टोर करी 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 करी, और एक पॉइंट आया कि ये एक्सटेंड होके इतनी एक्सटेंड हो गई थी कि ये इसने जो है वो उसको नीचे जाने से रोक लिया, बिल्कुल खिंच गई थी, रोक लिया, और फिर वापस से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करती जाएगी तो उसको वापस ऊपर जाएगी। ठीक है, बहरहाल हमारी डिस्कशन कहां तक हुई, हमारी डिस्कशन ये होगी कि ये कूदा 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 कूदा, फिर इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और इतनी कन्वर्ट हो गई है कि जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लेके कूदा था वो तमाम की तमाम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, और वो मोमेंटरीली रेस्ट पे आते हैं। ठीक है, तो हमारी डिस्कशन वहां तक होगी, यानी लोएस्ट पॉइंट जो ये रीच करेगा वहां तक की है हमारी बात। अच्छा, which graph shows the variation of the gravitational potential energy of jumper and the elastic potential energy in the rope with the vertical distance fallen from the top of the bridge. तो हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का लिंक विद डिस्टेंस। ठीक है, हमें डिस्टेंस के साथ जो है वो लिंक निकालना है। तो मेरे हिसाब से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तो काफी आसान है डिस्टेंस के साथ लिंक निकालना। कैसे? क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, राइट, और अगर ऐसी बात है mg जो है वो कांस्टेंट होगा, तो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h होगी। ठीक है, एंड आप कह रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं भाई जो ये लोएस्ट पॉइंट जो रीच करता है वो हाइट हम बेसिकली 0 कहते हैं, उसके रिलेटिव हम सारी हाइट्स मेजर कर रहे हैं। ठीक है जी, सो बेसिकली जो वो वर्टिकल डिस्टेंस फॉलन है, यानी जितना ये वर्टिकल डिस्टेंस गिर रहा है, सबसे पहले तो ये देखो, यू शुड बी हैविंग, ये डॉटेड लाइन है, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होने चाहिए फॉर द डॉटेड लाइन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, सो दैट मींस बी एंड डी आर रॉन्ग। डॉटेड लाइन कर्व नहीं होनी चाहिए थी, डॉटेड लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव दैट। ठीक है, दूसरी बात ये भी प्रूव हो गया भाई, जब ये वर्टिकल डिस्टेंस जो गिरा था, द वर्टिकल डिस्टेंस व्हेन ही हैड फॉलन इज डिस्टेंस ऑफ 0, तब उसके पास मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल थी, right? When he had fallen a vertical distance of 0, he must have had the maximum amount of gravitational potential energy. ठीक है, so the graph 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, ग्राफ जो है वो एक मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो ये तो ग्राफ्स जो है वो अभी तक हमें सही लग रहे हैं। अब जरा ये वर्कआउट करना है कि ग्राफ की शेप ऐसी होगी या ऐसी होगी। अच्छा, यहां तक सबको बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, अब मुझे y direct proportional to x graph has to start from origin always नहीं अलमा, y directly proportional to x graph जो है वो हमेशा origin से स्टार्ट नहीं करेगा, वो या तो u होगा या तो u होगा। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू डिसाइफर दैट पॉइंट कि इसके 0 पे वो 0 है या उसके 0 पे कोई वैल्यू है, ये सिर्फ वो कहानी है। ठीक है, तो जैसे इसमें भी देखो, इसमें भी दोनों प्रोपोर्शनल थे, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस में आपने 0 गिरा था, व्हेन यू हैड फॉलोन अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 0, यू आर सपोज्ड टू बी एट योर मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो हमें यही दिख रहा है दोनों ग्राफ्स में। should always start from 0? No, I mean the going up वाली line should always start from 0. नहीं अलमा, that is not the case. वो भी ऐसा केस नहीं है। ठीक है, वो बेसिकली ऐसा है कि you just will have to work out the point, और पॉइंट जो वर्कआउट करने की बात होगी ना वो क्लियर होगा। ठीक है, इतनी टेंशन नहीं लो, वो जो पॉइंट वर्कआउट करने की बात होगी ना वो क्लियर होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके साथ वो जो है वो आपको कुछ और मेरी इंफॉर्मेशन के अलावा आपको कुछ याद रखना पड़े। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा दिया वो सब चीजें याद रखिए, बस आप पॉइंट वर्कआउट करना वो आपका काम। ठीक है, तो जो पॉइंट वर्कआउट करना है वो अभी हम देखते हैं। अच्छा, सो अब आ जाते हैं हम इस पे। अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का लिंक निकालना है विद द डिस्टेंस। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है ऐसा जिसमें डिस्टेंस आता है, किसी भी तरह का डिस्टेंस? डू वी नो एनी फॉर्मूला फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसमें किसी ना किसी तरह डिस्टेंस आ रहा है? a/2 ke², 1/2, यस, वेरी गुड। सो अब्दुल्ला ने एक आंसर दिया। असल में ये दो फॉर्मूला थे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो था वो एक था हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन,
और एक जो फॉर्मूला था वो था हाफ इंटू स्प्रिंग्स कांस्टेंट इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। अच्छा, नाउ अगर इस ग्राफ को देखो, इसको नाउ इफ यू सी एट लुक एट दिस इक्वेशन, ठीक है, इसमें आई कैन नॉट वर्क आउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का लिंक विद डेल्टा एल विद द डिस्टेंस, क्यों? बिकॉज फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी, राइट? फोर्स कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे ये गिर रहा है, जैसे जैसे गिर रहा है, तो द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है जी। तो जो इस पे जो इसकी जो फोर्स है, ऑब्वियसली ये नीचे जो एक्सटेंड करता हुआ जा रहा है, द फोर्स इज नॉट बी रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। पहले पूरे थ्रू आउट द वो जब तक एक्सटेंड होना नहीं शुरू हुई थी, बंजी अपनी एक्सटेंशन वाली मतलब अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं पहुंची थी, तब तक एक्सटेंड ही करना शुरू नहीं करी, ठीक है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कहानी ओवर हियर। आई कैन नॉट से द फोर्स इज कांस्टेंट, द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है जी। फोर्स हमारी कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज वेट अगर नीचे तरफ बिल्ड हो भी रहा था तो इवेंचुअली ऊपर की तरफ डिफरेंट तरीके से टेंशन भी बिल्ड होना चाहिए, तो जो नेट फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो आई विल नॉट टेक दिस अप्रोच। अगर मैं के डेल्टा एल वाली लेता हूं, हाँ, स्प्रिंग्स कांस्टेंट बंजी का कांस्टेंट रहने वाला है, द स्प्रिंग्स कांस्टेंट फॉर द बंजी विल रिमेन कांस्टेंट। तो मैं जो हूं वो ये वाला लिंक ले रहा हूं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा। इसको लेके मैं करूंगा, इसको लेके नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं रह रही है। नाउ इफ यू लुक एट दिस, अगर इसको वर्कआउट करोगे तो यू सी दैट दीज टू थिंग्स विल बी कांस्टेंट and you see that elastic potential energy will be directly proportional to delta L square. यानी डिस्टेंस के साथ रिलेशनशिप्स का कैसा आना चाहिए? इट शुड बी अ क्वाड्रेटिक कर्व, ठीक है। और जब आपकी कोई एक्सटेंशन ही नहीं हुई थी, when you had no extension, your elastic potential energy must also be zero. तो do you agree with me that the answer should be A? It should be a quadratic curve. ये है y directly proportional to x square वाला curve, y directly proportional to x square वाला curve. So this is going to be a quadratic curve like this. अच्छा, अब जरा ये बताएं कि ये तो आपने पढ़ाया था, या तो यूं होता है, या यहाँ क्यों बन रहा है भैया, किस खुशी में इधर बन रहा है? तो ये देखो, इस बात को समझो कि जब डेल्टा एल होना शुरू हुआ, जब चेंज इन लेंथ आना शुरू हुई, जब एक्सटेंशन आना शुरू हुई, तब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को वेरी करना शुरू करेगा, राइट? जब तक ये बंदा गिर रहा था, यानी आपकी बंजी जो है वो कॉइल्ड अप पड़ी हुई थी, अब ये बंदा एक एंड से अपने आप को बांध के ये नीचे गिरना शुरू हो गया। अब जब तक बंजी अपनी ओरिजिनल लेंथ तक खुलेगी नहीं और फिर उसके बाद एक्सटेंड नहीं होगी डेल्टा एल, तब तक वो एनर्जी स्टोर नहीं करने वाली। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस जो फॉल कर रहा है, इसमें जो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी नहीं है, वो इसलिए नहीं बढ़ी बिकॉज आपकी बंजी इसमें एक्सटेंड नहीं होना शुरू करी थी, वो बस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे पहुंच रही थी। जो कॉइल होके पड़ी हुई थी अपनी ओरिजिनल लेंथ पे पहुंची, ओरिजिनल लेंथ पे पहुंची, पहुंच जब पहुंच गई एक दफा, फिर जो भी डेल्टा एल के साथ उसकी वेरिएशन आ रही है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। सो द आंसर इज ए एंड सी इज देयरफॉर रॉन्ग। ठीक है, सबको समझ में आया? बात क्लियर? फोर्स वाली बात नहीं समझ आई? ये जो फोर्स कांस्टेंट वाली बात, वो वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहा? हाँ, बेसिकली देखो अल्मा, द फोर्स इज नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट ना, जब ये गिर रहा है, जब ये बंजी, ये जो बंदा, व्हेन ही इज फॉलिंग ऑफ, ठीक है। मसला क्या है कि देखो, व्हेन ही इज फॉलिंग ऑफ, ठीक है, यानी ये जो है वो, अच्छा, अब ये बंजी जंपर जो है वो इस एंड ऑफ द रोप पे ये इस तरह से ये बंदा आपका जो है वो क्या कहते हैं, हैंग कर रहा है, ठीक है। इसका कोई ना कोई वेट होगा, ठीक है जी। अब वेट होगा ये, और एक सेकेंड, ठीक है, दो बच्चे आए हैं, ठीक है। अच्छा, वेट होगा इसका कुछ ना कुछ, और ऑब्वियसली इसमें एक अपोजिंग टेंशन भी जो है वो डेवलप हो रही, ठीक है। जैसे जब ये एक्सटेंशन में पहुंच गया होगा तो उसमें एक कोई ना कोई टेंशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई है, ठीक है। देयर इज सम अपोजिंग टेंशन दैट इज नाउ बीइंग डेवलप्ड, ठीक है जी। अच्छा, अब मसला ये है कि इस बात को समझो, कि आप गिर रहे थे विद सम वेलोसिटी, ठीक है, यू वर फॉलिंग विद सम वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखो, जब तुम वेलोसिटी गिर रही हो, तो तुम उस बंजी को एक्सटेंड तो करोगी, और तुम सिर्फ इक्विलिब्रियम में नहीं हो, यू आर नॉट इन इक्विलिब्रियम विद दिस, ठीक है। यानी जो वेट, इस केस में मैं वेट को टेंशन के बराबर नहीं कह सकता। वो क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि तुम किसी वेलोसिटी गिर रही थी,
राइट, व्हेन यू आर फॉलोइंग विद दैट वेलोसिटी, तुम सिमिलरली उस चीज को एक्सटेंड भी करे जा रही हो, राइट। तुम उसके जब तक तुम्हारी वेलोसिटी खत्म होके जीरो नहीं हो जाएगी, तब तक ये बंजी जो है वो एक्सटेंड करती जाएगी, राइट। एंड जब तक वो बंजी एक्सटेंड करती जा रही है, हमें हुक्स लॉ क्या कहता है, F=K∆L। भाई अगर बंजी एक्सटेंड कर जा रहा है तो तुम्हारी ये फोर्स जो आपकी टेंशन है वो भी बढ़ती चली जा रही है, तो टेंशन इज इंक्रीजिंग ऑल द टाइम। क्यों? बिकॉज आप लेके जो है वो गिर रहे हो। तो जैसे जैसे बंजी खिंचती जा रही, जब तक आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, तब तक आपकी टेंशन भी चेंज होती रहेगी। तो आई कैन नॉट से द टेंशन इज कांस्टेंट। तो अगर मैं ये वाला लिंक लेता भी और मैं ये कहता है कि ये कांस्टेंट लेके और इलास्टिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एल कर देता, तो वो गलत हो जाती बात, क्योंकि द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, टेंशन इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम में नहीं थे, तो मैं वेट और टेंशन को बराबर नहीं कह सकता। सही है जी। अच्छा, सो इस ग्राफिकल क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ ग्राफ्स पढ़ाए थे कि आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, दैट विल बी सेम, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और उस लिहाज से आपने बस ये वर्कआउट करना होता है कि प्रोपोर्शन क्या है, क्या है, क्या है। अच्छा, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। The graph shows the variation of a quantity y with a quantity x for a body that is falling in air at constant terminal velocity in a uniform gravitational field. तो इन्होंने बता दिया है कि कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड ये गिर रही है एयर में। तो उन्होंने केस सिनेरियो आपको बता दिया है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि नीचे हमने आपको क्वांटिटीज दी हैं, कौन सी प्लॉट करोगे किसके साथ, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशनशिप क्या था? व्हाट वाज स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशनशिप? ऐसी जो आपकी जो स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशनशिप था, मैंने आप लोगों को कौन कौन से पढ़ाए? आई हैव टॉट यू ऑल ऑफ दीज रिलेशनशिप्स। y directly proportional to x, y directly proportional to x square, y square is directly proportional to x, y inversely proportional to x, y inversely proportional to x square, sin theta cos theta पढ़ाए हैं मैंने। सो यस, अल्मा इज करेक्ट, y directly proportional to x वाले में हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन बनती है इस तरीके से। ठीक है, सो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी ये क्वांटिटी y है और जो भी ये क्वांटिटी x है, इनके बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा, दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है जी। सो विच क्वांटिटीज को x एंड y रिप्रेजेंट, लेट्स ट्राई टू हम जो है वो लिंक दिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, नाउ अगर आप इसको देखते हैं तो सबसे पहला वाला पार्ट दिया हुआ है एयर रेजिस्टेंस और एक्सेलरेशन। सो डू यू थिंक उसका ग्राफ ऐसे बन सकता है? अच्छा, नहीं क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया। अच्छा, देखो, दीज टू क्वांटिटीज, ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता। कुछ हम उसके अंदर वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। एयर रेजिस्टेंस क्या है? वो ड्रैग फोर्स है। ठीक है, और हमें पता है कि जब भी कोई चीज को गिराते हो हवा में, तो एयर रेजिस्टेंस जीरो से स्टार्ट करती है। ठीक है जी। लेकिन उसकी एक्सेलरेशन, यस एग्जैक्टली, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस जब इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है, जब आप बॉल को गिराते थे तो ये नीचे गिरना शुरू होती थी, और इस पे शुरू में इसके ऊपर 9.81 की एक्सेलरेशन लग रही होती थी। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर ड्रैग फोर्स बढ़ती जाती थी, तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो कम होती जाती थी। इट यूज्ड टू बिकम लेसर एंड लेसर देन 9.81, और होते 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 एक्सेलरेशन कहां तक जाती थी? जीरो तक जाती थी। ठीक है, और एयर रेजिस्टेंस जो है वो आपकी यूज्ड टू क्लाइंब अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू, यानी एयर रेजिस्टेंस जो है वो एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाया करती थी, यानी वो मैक्सिमम वैल्यू पे जाती, और ये जो क्वांटिटी एक्स होनी थी ये जीरो पे आनी थी। ठीक है, सो ये तो गलत आ रहा है कि जब एक्सेलरेशन जीरो होती है, हमें यह पता है ड्रैग फोर्स मैक्सिमम होती है यहां पे, राइट। तो इट कैन नॉट बी अ जीरो जीरो पॉइंट, तो हमने इसको इसलिए नलिफाई कर दिया, ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी द ग्राफ। अच्छा, फिर आपको बोलते हैं लॉस ऑफ हाइट एंड देन गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ हाइट एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, अगर ये कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी पे आ गया है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन तो हो ही नहीं रहा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन तो हो ही नहीं रहा, तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ ही नहीं सकती, जीरो पे ही इसका ग्राफ रहना चाहिए। इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। फिर तो क्वांटिटी वाई बढ़ती जाए, लॉस ऑफ हाइट बढ़ती जाए, काइनेटिक एनर्जी में गेन नहीं होगा, जीरो ही रहेगी वो। सो दिस टू विल नॉट बी द ग्राफ। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या है? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। तो इसके बारे में कुछ कह सकते हो? ए और बी में तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ए और बी तो समझ में आ गया ना, ऑनलाइन इसको समझ में आ गया।
अब सी और डी में से देखना है, या तो सी को प्रूव कर दो या तो डी को प्रूव कर दो। तो सी होगा या डी होगा? डी भी हो सकता है। अच्छा, वाई नहीं हो सकता। वाई नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? डी नहीं हो सकता। अल्मा इज 110% करेक्ट। यू आर एट अ कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। आप कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी पे हो तो वेलोसिटी तो बढ़ना नहीं है। अगर यहां पे वेलोसिटी है, सॉरी, अगर यहां पे वेलोसिटी है, मैं इतनी देर से गलत समझा रहा, वेलोसिटी है यहाँ पे टाइम है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो चेंज नहीं होना। सो ये तो ऐसे नहीं बनना था ग्राफ, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सारा का सारा सिस्टम में इनपुट हो रही होती है। इट इज गेटिंग इनपुट कंप्लीटली इनटू द सिस्टम, और कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी तक गेन नहीं हो रही होती। सो वी आर कंप्लीटली कन्वर्टिंग इनटू वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। तो देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया, इक्वल टू साइन है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 लेके आई कैन इंट्रोड्यूस डायरेक्ट प्रोपोर्शन ओवर हियर। सो दिस मस्ट बी द करेक्ट ग्राफ, सी मस्ट बी करेक्ट। बाकी सबको समझ में आया? एंड वेरी गुड अल्मा, आकिब। ये वापस रिपीट कर दे। अल्मा देखो, वी डिस्कस दिस ना वर्क एनर्जी पावर में, जब भी कोई चीज कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी पे गिर रही होती है, ठीक है, तब उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी जीरो हो जाएगा, है ना? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो अब जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है, मतलब हाइट तो कम हो रही है ना, हाइट कम होती जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकलती जाएगी सिस्टम में से, बाहर आती जाएगी, वो लूज करती जाएगी। वो सब किस चीज में कन्वर्ट होगा? वो सब कुछ सारा का सारा काम बनेगा वो फ्रिक्शन अगेंस्ट वर्क करने में, गर्माहट पैदा करने में। तो एक स्काई डाइवर जब कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी और नहीं बढ़ सकती। अब वो सारी की सारी जो एनर्जी लूज कर रहा है, वो सारी की सारी गर्माहट बन रही है। सो ये जो है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, और ऑब्वियसली तुम्हें पता है, अगर यहाँ पे मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को 1 ले लूं, ठीक है जी, और 1 अगर मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसको हटा दूं, तो आई कैन ऑल्सो जस्ट रिप्लेस दिस बाय दिस। हम ये कह सकते हैं, हालांकि तुम्हें पता है साफ साफ यहाँ इक्वल टू का रिलेशनशिप होगा। ठीक है, बात क्लियर है ना? बाकी सब बच्चों को क्लियर? सबको आके आए अलमा, आके आए एमन, तुम्हें क्लियर? ठीक है जी। सो आकिब, आई थिंक तुमने ये सवाल भेजा था, पता नहीं कोई और सा सवाल था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तुमने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, लेकिन मुझे मेरा उस वक्त नेट ऑफ हो गया था, तो आई कुडंट रिप्लाई टू दैट। या तो पता नहीं ये वाला था, आई डोंट रिमेम्बर। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इसके बाद एक लास्ट बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल करवाऊंगा। द डायग्राम शोज द वेरिएशन ऑफ अ क्वांटिटी y विद अ क्वांटिटी x फॉर ऑब्जेक्ट्स इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है जी, फॉर ऑब्जेक्ट्स इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी अर्थ के अराउंड जहां पे G9.81 होता है कांस्टेंट, वहां पे ये हमने क्या किया है, हमने ये क्वांटिटी y क्वांटिटी x का ग्राफ बनाया है। ये किस चीज का ग्राफ है? y is directly proportional to x square। ठीक है, so yes Abdullah, you are correct, this graph is turning out to be a y is directly proportional to x square। अच्छा ना, अब हमें ये देखना है कि कौन सा इसमें से क्या है। अच्छा जी, या आई डू थिंक सो टू, ठीक है, मुझे भी ये लग रहा है। अच्छा, क्या है? मास फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट द सेम स्पीड अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ मास है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, सेम स्पीड है उनकी, ठीक है, तो इसका मतलब है ये वी स्क्वायर और ये 2, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हो गए। सो इफ दैट इज द केस, मेरी राइटिंग का तो याद करिए, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, मास चेंज हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, बाकी सारी चीजों ने कांस्टेंट कर दी है। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये वाला ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थी। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, स्पीड फॉर अ कांस्टेंट मास, काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी आपको अगेन पता है वही होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको बोल रहे हैं मास कांस्टेंट है, हाफ वैसे ही कांस्टेंट होगा। सो मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, kinetic energy directly proportional to v square, so we should be expecting a graph like this। ठीक है, अच्छा बहरहाल लेट्स आल्सो चेक दीज वर्टिकल डिस्टेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलन। अच्छा जी, वर्टिकल डिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मास कांस्टेंट है, सो एम जी एच, यानी इसका मतलब ये दो कांस्टेंट। सो वी आर गेटिंग अगेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, यानी ये वाला ग्राफ होता। ठीक है, और इसको देख लेते हैं, मास फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फॉलोइंग द सेम वर्टिकल डिस्टेंस, चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दैट इज mgh। अगर आप बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट कर दो, मास को चेंज कर दो, तो वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही रिलेशनशिप आएगा, वो डिफरेंट नहीं हो सकता। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सो अगेन अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इजी पीजी, मुश्किल तो नहीं था ये। ठीक है, आके आई होप तुम्हें क्लियर हो गया हो, तुमने तो पहले ही जवाब ही दिया था, बी है इसका आंसर। बाकी सब बच्चों को भी आई होप क्लियर हो। आए जो है वो बेचारी बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रही हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इस पे, और ये परहैप्स होगा सबसे मुश्किल सवाल जो आपको प्रूव करने को आ जाएगा। अच्छा, a student uses a spring gun to launch a steel ball with a constant horizontal velocity। ठीक है जी, एक गन है जिससे एक बॉल को जो है वो यूं फेंका जाता है। यू कैन क्लियरली सी दिस इज व्हाट काइंड ऑफ मोशन, कौन सा मोशन था ये, प्रोजेक्टाइल मोशन था। सो दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, half projectile to be very exact. He varies the height h of the gun and measures the horizontal displacement r of the ball when it hits the ground। ठीक है, अच्छा जी, सो ये जो है क्या करता है, ये वो हाइट वेरी करता है, यानी वर्टिकल हाइट वेरी करता है, और ये देखता है कितनी देर में जाके, कितने डिस्टेंस पे जाके बॉल जाके लगती है। ठीक है, सो इज बेसिकली मतलब गन को इस हाइट पे रखता है, फिर फायर करता है कितनी डिस्टेंस पे जाके लगी, गन को इस हाइट पे रखता है, फिर फायर करता है कितने डिस्टेंस पे जाके लगी। तो ही इज बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट एच की वेरिएशन विद दिस डिस्टेंस आर। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस को इसने रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करी है, और फिर उसका ग्राफ बनाया है। तो कुछ आइडिया, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस की मैं इक्वेशन कैसे निकालूं, इनकी जो रिलेटिंग इक्वेशन होगी, क्योंकि वो आ जाएगी, फिर कॉन्स्टेंट्स निकाल के हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा देंगे, प्रोपोर्शनल साइन ले आएंगे। तो हाउ डू आई वर्क आउट इनकी जो इक्वेशन होगी, जो इनकी लिंकिंग इक्वेशन, क्या चीज थी, एक प्रोजेक्टाइल मोशन में एक चीज पढ़ाई थी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशंस को मिला सकती थी, टाइम। परफेक्ट अल्मा, टाइम वो वाहिद चीज है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिनेरियोज दोनों के लिए सेम सेम चलती है। मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड वर्टिकल के लिए भी चलेगी, हॉरिजॉन्टल के लिए भी 1 सेकेंड 2 सेकेंड चलेगी, इसी तरीके से चलेगी। ठीक है जी, सो टाइम जो है वो हम इस्तेमाल करके क्या करेंगे, विल ट्राई टू यूनिफाई बोथ ऑफ दी थिंग्स। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम जरा इस पे, कैसे यूनिफाई करेंगे हम इसको। जी अब्दुल्ला, यही था जहां तक मुझे याद है, इट वाज वाई स्क्वायर वाला ही। अच्छा, ना दोनों को हम जरा लिख लेते हैं। एज की जो टाइम के साथ इक्वेशन आएगी वो सेकेंड इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से मेक अ कन्वेंशन, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव बोल रहा हूं और राइटवर्ड इज पॉजिटिव बोल रहा हूं। अच्छा, नाउ एच, अच्छा फिर उसके बाद आपके पास जो ये वर्टिकल वेलोसिटी है ये जीरो है। ठीक है, द वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, और यहां पे यू विल ऑब्वियसली हैव सम वेलोसिटी यूएक्स। ठीक है, जब भी तो ये आगे जा रही है। अच्छा जी, और ये जो है ये दिमाग में रखिएगा, ये कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यानी जब भी फायर करता है इसी यूएक्स से फायर करता है, चाहे हाइट जो भी हो। ठीक है, अच्छा नाउ एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका यू तो कुछ है नहीं, तो अब ये हो जाएगा हाफ और ए और टी स्क्वायर। ठीक है जी, एक्सेलरेशन जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी है जी डाउनवर्ड्स। ठीक है जी, सो जी डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स हमने पॉजिटिव बोला हुआ है, सो इसका मतलब हम पॉजिटिव जी लेंगे एज एक्सेलरेशन। तो एक काम करते हैं, हम वो भी वहीं लिख देते हैं इसी के साथ। सो इट विल बेसिकली बी हाफ जी टी स्क्वायर। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, यूटी वाला पार्ट हटा दिए क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। अच्छा, फिर सिमिलरली हॉरिजॉन्टल केस सिनेरियो के लिए भी यही कर लेते हैं। आर विल इक्वल्स टू, ये जो आपका डिस्टेंस आर है, दैट विल इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम, और जो आपकी एक्सेलरेशन होती है इन हॉरिजॉन्टल मोशन वो जीरो होती है, तो ये वाला पार्ट चला जाएगा, सिर्फ यूएक्सटी आएगी आपके पास। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इस पे, तो हमारे पास टाइम की इधर इक्वेशन आ जाती है यू एक्स अपॉन आर। अब हम टाइम को इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो एच विल इक्वल्स टू हाफ जी एंड देन यू एक्स अपॉन आर होल स्क्वायर।
यू एक्स अपॉन आर होल स्क्वायर। नहीं, कुछ गलत हुआ है, एक सेकेंड। टाइम विल इक्वल टू आर अपॉन यू एक्स है, सॉरी मेरी इधर मिस्टेक हो गई। दिस इज आर अपॉन यू एक्स, नॉट यू एक्स अपॉन। टाइम विल इक्वल टू आर अपॉन यू एक्स। अच्छा, और ये इधर भी हमें जो है वो आर अपॉन यू एक्स डालना है। ठीक है जी। सो आर अपॉन यू एक्स होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब कर लेते हैं h विल इक्वल्स टू हाफ g एंड देन आर स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब g कांस्टेंट होता है, उन्होंने बोला था कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो यानी यू एक्स हाफ और g तीनों चीजें कांस्टेंट, ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। सो इफ ऑल ऑफ दीज आर कांस्टेंट्स, तो कैन आई से h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसा कह सकता हूं। लेकिन बस एक चीज मेक श्योर कीजिएगा, आर जो है वो वाई एक्सिस पे है, एच जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो इसको जरा उल्टा करके लिख लेते हैं हम लिखेंगे आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, एंड देन यू कैन सी वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाला कर्व बनेगा, वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाला कर्व। और वो कैसा कर्व था? वो कर्व था ऐसा वाला, ये वाला। सो आई थिंक द आंसर शुड बी ए। सबको समझ में आया? एंड वेरी गुड अब्दुल्ला, तुमने वर्कआउट कर लिया था काफी जल्दी। अच्छा, अगर कुछ इसमें मुश्किल भी लगे, जैसे अभी फील हो रहा है कि ये तो एग्जाम में किस तरह इतना दिमाग चल रहा है, क्योंकि मुझे हमेशा मैं हर साल करवाता हूँ पापा ये सवाल, और सब सर से पूछते हैं सर ये इतना दिमाग कहाँ से जाएंगे हम। ठीक है, तो इसमें फिर भी कुछ ना कुछ तो कर लोगे, मतलब एटलीस्ट अपनी प्रोबेबिलिटी 1/3 तो करके आना आंसर सही आने की। तो एक चीज यहाँ पे दिमाग में रखो, सिर्फ इसको जरा समझो कि ये जो इनिशियल पॉइंट 0 0 आया है वो क्यों आया है। ठीक है, वो इसलिए आया है क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल ये गन जो है वो होती ही हाइट 0 पे, तो इसका मतलब बॉल तो ऑलरेडी कांटेक्ट में होती है विद द ग्राउंड, तो बॉल को कोई डिस्टेंस थोड़ी कवर करना पड़ता कांटेक्ट में आने के लिए, वो तो पहले से ही जमीन के, वो फायर करो जमीन के साथ चिपकी हुई वो पहले से। तो यानी इसका मतलब ये था कि हाइट इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, आर भी इक्वल्स टू 0 ही होगा। राइट, आई होप सबको ये भी समझ में आ रहा हो। तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप लोग सी तो पूरा पूरा कैंसिल करके आते, क्योंकि वो उसमें हाइट 0 आर 0 नहीं। ठीक है, बहरहाल मेरे नजदीक जो ये मैं ग्राफ सिस्टम पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है कि ये सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि इसमें ये सोचना कि आर जो है वो उसकी इंक्रीमेंट्स एच से क्या है क्या नहीं, वो थोड़ा ना मेरा दिमाग इतना चलता है कि वो मैं आपको इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट बताता जाऊं। मुझे पर्सनली मैथ्स ज्यादा आसान लगती है, मैथ्स में ज्यादा अच्छी बात समझ में आती है, तो फिर मैंने आप लोगों को भी इस तरह से सिखाया। ठीक है, यहां तक हमारी ये पूरी डिस्कशन प्रोपोर्शंस की होती है खत्म।